अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की फ़िज़िक्स। स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। तकरीबन पहले 6 क्वेश्चंस मुकम्मल तौर पे समझ भी लिए कॉन्सेप्चुअली और इन्हें अटैम्प्ट कैसे करना है ये भी सीख लिया। स्टूडेंट्स, बात अभी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। 4 फर्दर क्वेश्चंस रिव्यू क्वेश्चंस के पोर्शन के डिस्कस होने वाले रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्दर वक्त ज़ाया किए बगैर मेरे साथ चलिए वाइट बोर्ड की तरफ इन ऑर्डर टू डिस्कस दोज क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 21। तो स्टूडेंट्स, ये है आपके सामने इस चैप्टर का रिव्यू क्वेश्चन 10.7। स्टूडेंट्स, वैसे तो इस क्वेश्चन को हम क्लास में कर चुके हैं, लेकिन देखते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो ड्राइव अ रिलेशन, यानी आपको कुछ डिराइव करना है। किसका रिलेशन? बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो स्टूडेंट्स, आपको एक फॉर्मूला डिराइव करना है जिसमें वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ शामिल हो। राइट अ फॉर्मूला रिलेटिंग द वेलोसिटी ऑफ अ वेव टू इट्स टाइम पीरियड एंड वेवलेंथ। और आपको एक ऐसा फॉर्मूला भी लिखना है जो टाइम पीरियड और वेवलेंथ के दरमियान भी कोई रिलेशन बना रहा हो। यानी 2 फॉर्मूलाज लिखने हैं। एक फॉर्मूला डिराइव करना है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और वेलोसिटी का, और एक फॉर्मूला लिखना है जिसमें वेवलेंथ, टाइम पीरियड और वेलोसिटी हो। तो स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम एक वेव को ड्रॉ करते हैं। सपोज कीजिए कि ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक एक वेव ने ट्रेवल करना। तो वेव ट्रेवल करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ से ऐसे शुरू करती है अपना मोशन और ये यहाँ तक ऐसे जाती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से लेके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक वेव मुकम्मल हुई। तो स्टूडेंट्स, अगर ये एक वेव मुकम्मल हो रही है तो इस वेव ने आखिर डिस्टेंस कितना तय किया, फासला कितना तय किया। आप जानते हैं कि अगर एक वेव कंप्लीट हो तो लिखते हैं जी इस पॉइंट को। चलिए जी, फॉर अ कंप्लीट वेव, फॉर अ कंप्लीट वेव हम ये बात जानते हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल्स टू 1 वेवलेंथ या लेमडा के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा? इक्वल्स टू 1 वेवलेंथ। और टाइम कितना लगेगा इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हुए? तो स्टूडेंट्स, टाइम याद रखिएगा, एक कंप्लीट वेव के लिए जो टाइम होता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू भी आ गई, ये टाइम पीरियड के लिए भी एक वेरिएबल आ गया। स्टूडेंट्स, इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए हम वेलोसिटी के लिए एक फार्मूला बना सकते हैं। सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो स्टूडेंट्स, अगर हम वैल्यूज पुट कर दें तो क्या बनेगा? वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। डिस्टेंस यहाँ पे लेमडा के इक्वल है और टाइम कैपिटल टी के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स, यही फॉर्मूला यूं भी लिखा जाएगा, v इज इक्वल टू लेमडा मल्टीप्लाई बाय 1/t। हम फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पढ़ते हुए ये बात डिस्कस कर चुके थे कि स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी इज द इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, यानी f 1/t के इक्वल होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम 1/t की जगह f की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से कर देते हैं। ये बन जाएगा v इज इक्वल टू लेमडा इनटू f, या इसे यूं भी लिख सकते हैं v इज इक्वल टू f लेमडा। तो स्टूडेंट्स, यही हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला था या रिक्वायर्ड रिलेशन था बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई। हमें एग्जामिनर ने एक और चीज बताने के लिए कहा है। वो क्या है? द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, टाइम पीरियड एंड वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, वो कौन सा फॉर्मूला है? जरा गौर कीजिए, वो भी आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। ये वाला v इज इक्वल टू लेमडा बाय टी। इसमें लेमडा टाइम पीरियड और वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन है। तो स्टूडेंट्स, ये वाला फॉर्मूला भी हमारे रिक्वायर्ड में ही था, ये भी हमें लिखना था। तो हम दोनों चीजें जो फाइंड आउट करनी थी, फाइंड आउट और डराइव करके एग्जामिनर के सामने लिख चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये सवाल डेरिवेशन के साथ आपको समझ आ चुका है। अब हम चलेंगे इस अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे सामने
इसी चैप्टर का एक और रिव्यू क्वेश्चन 10.8। तो चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, वेव्स आर द मीन्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ये हमें बता रहा है कि एनर्जी ट्रांसफर कर सकती है वेव्स विदाउट द ट्रांसफर ऑफ मैटर, यानी वेव्स कैन ट्रांसफर एनर्जी, वेव्स एनर्जी ट्रांसफर कर सकती हैं लेकिन मैटर को ट्रांसफर किए बगैर। ये तमाम बातें उसने हमें गिवन में क्वेश्चन में बता दी हैं और कहता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है साबित कीजिए कि ये स्टेटमेंट दुरुस्त है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। तो क्वेश्चन में वो हमसे ये कहता है कि ये बात साबित करें कि जो स्टेटमेंट हमने कही है कि वेव्स एनर्जी ट्रांसफर कर सकती है विदाउट ट्रांसफरिंग द मैटर, ये स्टेटमेंट दुरुस्त है। तो स्टूडेंट्स मैं इस बात को काफ़ी दफ़ा कोट भी कर चुका हूँ और इसके लिए एक्सपेरिमेंट भी बता चुका हूँ। याद कीजिएगा एक्सपेरिमेंट क्या है, और एक्सपेरिमेंट याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना याद आए तो चलें इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा देख लेते हैं। स्टूडेंट्स हमने कहा था कि हम अगर एक वाटर टैंक लें, उस वाटर टैंक में अगर पानी की सरफेस बिल्कुल काम हो, साकित हो, तो उस सरफेस ऑफ वाटर पे हम एक कॉर्क रख देंगे, एक रबर की ऐसी कॉर्क जो आप जानते हैं डूबे ना बल्कि फ्लोट करे, ऊपर सरफेस पे तैरना शुरू कर दे। और ऐसे में अगर हम इस पानी की सरफेस में डिस्टर्बेंस कॉज करें यानी वाइब्रेशंस पैदा करना शुरू करें, तो हम देखेंगे कि वेव्स यहाँ से पैदा होना शुरू होंगी, आगे बढ़ना शुरू होंगी और जाके जब इस कॉर्क को टच करेंगी तो ये कॉर्क भी इन्हीं वेव्स के साथ अप एंड डाउन, ऊपर नीचे वाली मोशन शुरू कर देगा। तो स्टूडेंट्स जाहिर है इस कॉर्क को मूव करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत थी, तो आपने तो एनर्जी प्रोवाइड की है इस कॉर्नर ऑफ द टैंक पे, लेकिन वो एनर्जी इन वेव्स के थ्रू एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर हुई है। स्टूडेंट्स इस ट्रांसफर में मैटर ट्रांसफर नहीं हुआ, यानी कि कोई मैस नहीं गया, आप बजाते खुद नहीं गए इधर एनर्जी लगाने के लिए, सिर्फ वेव्स के थ्रू एनर्जी एक एंड ऑफ द वाटर टैंक से दूसरे एंड तक ट्रांसफर हुई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से एक बात साबित होती है कि एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है वेव्स के थ्रू, बट दिस एनर्जी ट्रांसफर वुड ओनली बी पॉसिबल विदाउट द ट्रांसफर ऑफ मास। ये ट्रांसफर ऑफ मास के बगैर पॉसिबल होगा। अब सवाल ये है स्टूडेंट्स, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये किताब में कहाँ पर लिखा है, तो चलिए किताब में फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पर लिखा है। तो स्टूडेंट्स ये रही आपके सामने बुक से रिलेटेड पैराग्राफ की पिक्चर। स्टूडेंट्स इसमें एक्टिविटी यानी एक एक्सपेरिमेंट की सूरत में पैराग्राफ गिवन है। कहता क्या है, ड्रॉप अ स्टोन इनटू अ पोंड ऑफ वाटर। एक पानी के तालाब में पत्थर फेंका जाए, वाटर वेव्स विल बी प्रोड्यूस, जो वहां पे वाटर वेव्स को पैदा करेगा ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर एंड दे विल ट्रेवल आउटवर्ड, और वो वेव्स बाहर की तरफ आएंगी। स्टूडेंट्स ये फिगर 10.10 लिखने की जरूरत नहीं होगी आपको। प्लेस अ कॉर्क एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द फॉलिंग स्टोन। ऐसा ही एक कॉर्क, ये जो कॉर्क हमने ड्रॉ की है इसको थोड़ा सा दूर रखिए, जहां से पत्थर गिर रहा हो उससे दूर रखिए। When the waves reach the cork, it will move up and down along the motion of water. जैसे ही वेव्स इस कॉर्क को टकराएंगी, ये कॉर्क वाटर की वेव्स के साथ ही ऊपर और नीचे मूव होना शुरू हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, सो बाय गेटिंग द एनर्जी फ्रॉम द वाटर वेव्स। ये लिखेंगे पैराग्राफ और साथ आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपका ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। प्रेफर कीजिएगा कि आप इसमें डायग्राम को साथ ज़रूर ड्रॉ करें, और डायग्राम अगर आप यही ड्रॉ कर देंगे तो ये भी बिल्कुल दुरुस्त कंसिडर होगी, क्योंकि ये डायग्राम जो बुक में ड्रॉ की हुई है इस डायग्राम को ज़रा ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो लिहाजा जो डायग्राम हमने ड्रॉ की है वो भी बिल्कुल सही कंसिडर होगी। स्टूडेंट्स अब हम चलेंगे इससे एक अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं इससे एक अगले रिव्यू क्वेश्चन की तरफ। द क्वेश्चन सेज explain the following properties of wave with reference to ripple time। कहते हैं कि इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करें किसके हिसाब से, किसके रेफरेंस से, रिपल टाइम के रेफरेंस से। सबसे पहले किसको करेंगे जी, रिफ्लेक्शन को। तो स्टूडेंट्स ये इट इज़ अ काइंड ऑफ अ लॉन्ग क्वेश्चन, इसको अटेम्प्ट अगर ये लॉन्ग में आएगा तो कैसे करेंगे मैं आपको वो भी बता देता हूँ, और अगर ये शॉर्ट में आएगा तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे मैं आपको ये भी बताऊँगा।
तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं बात को। सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल है तो यू हैव टू राइट डाउन द डेफिनेशन और द स्टेटमेंट। तो रिफ्लेक्शन की बात चल रही है, तो सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है वो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है। चलिए लिखते हैं स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या है, ये आपके सामने लिखी हुई है। इसकी स्टेटमेंट कह लीजिए या डेफिनेशन कह लीजिए। व्हेन अ वेव मूविंग इन वन मीडियम fall on the surface of another medium, they bounce back into the first medium such that the angle of incidence is equal to the angle of reflection. This is called as reflection of wave. स्टूडेंट्स, अगर यही बात आप मेरे लेक्चर वाली बात पर फोकस करें तो आपको याद आ जाए कि हमने कहा था कि अगर हमारे पास ये ग्लास का एक मीडियम हो और इस मीडियम पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, हमने कहा था कि ये नॉर्मल कहलाता है। और हमेशा जब भी इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन एंगल मेजर किए जाते हैं तो इसी नॉर्मल के साथ मेजर किए जाते हैं। अगर ये लाइट की रे आए, ये लाइट की रे आए, आके इस मीडियम पर टकराए और टकरा के वापस चली जाए, तो इसमें आकर टकराने वाली लाइट की रे को इंसिडेंट रे कहेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, और जो लाइट की रे टकरा कर जा रही होगी इसे रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। ये टकरा कर जा रही है और जो एंगल बना रही है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, सो ये रिफ्लेक्टेड रे है। स्टूडेंट्स, ये तो बात हमने लाइट के लिए की थी। लाइट के अलावा रिपल टैंक में भी तो रिफ्लेक्शन होती है। अब रिपल टैंक में कैसे रिफ्लेक्शन होती है? स्टूडेंट्स याद कीजिए, हमने एक ऐसा मीडियम अपनी वेव्स के रास्ते में रखा था, समथिंग लाइक दिस। ऐसा मीडियम हमने अपनी वेव्स के रास्ते में रखा था। ये मीडियम एक हर्डल के तौर पे काम कर रहा था। हमारी वेव्स ये ब्राइट और डार्क वेव्स फ्रंट की फॉर्म में आती थी, आके हमारे मीडियम को टकराती थी, समथिंग लाइक दिस। ये देखिएगा, ये आकर हमारे मीडियम को यहाँ से हिट की, ये इनका मोशन, और हिट करके स्टूडेंट्स कैसे जाया करती थी? बेंड होके इस डायरेक्शन में मूव कर जाया करती थी। याद कीजिएगा वो बात। अब इनकी मोशन की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, अब इनकी मोशन की डायरेक्शन ये है। स्टूडेंट्स, अगर आप यही बात बुक में देखना चाहते हैं तो बुक में भी ये बात मेंशन है। चलिए बुक में कहाँ पे लिखी हुई ये बात फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये रहा वो पैराग्राफ जिसमें ये बात लिखी हुई है। तो क्या है जी इसमें लिखा हुआ, पढ़ते हैं। सो प्लेस अ बैरियर इन अ रिपल टैंक। ऐसा ये बैरियर रिपल टैंक में प्लेस करें, ये एक बैरियर है, रुकावट है। द वाटर वेव्स विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम द बैरियर if the barrier is placed at an angle to the wavefront. The reflected waves will be seen to obey the laws of reflection, i.e. the angle of incident waves along the normal will be equal to the angle of reflected wave. Students, ये बात भी हमने देखी थी। कैसे देखी थी? यहाँ पर भी दोबारा से ड्रॉ करके देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इस बैरियर के परपेंडिकुलर नॉर्मल ये आ गया, ये बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर जो डायग्राम मैंने ड्रॉ की है वो अप टू द मार्क नहीं है, अप टू द स्केल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर नहीं, जबकि ये बराबर ही है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम वैल्यू आएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की आती है। तो स्टूडेंट्स, आप स्टेटमेंट के बाद डायग्राम के बाद एक्सप्लेनेशन भी लिखेंगे। ये आपके इस लॉन्ग का एक पार्ट हुआ है। अगर शॉर्ट आएगा तो आप सिर्फ स्टेटमेंट के बाद सिर्फ ये डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। चलिए इससे अगले पोर्शन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन में अगला पोर्शन क्या स्टूडेंट्स? रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स। तो रिफ्रैक्शन क्या होती है, चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट ऑफ रिफ्रैक्शन अब आपके सामने लिखी हुई है। मैं ये बुक वाली डेफिनेशंस को कोट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ बुक वाली स्टेटमेंट्स और बुक वाली डेफिनेशंस ही कोट कीजिएगा। सो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ रिफ्रैक्शन स्टूडेंट्स क्या है? When a wave from one medium enters into the second medium at some angle, its direction of travel changes. याद है स्टूडेंट्स?
हमने इसके लिए भी एक एग्जांपल की थी। हमने कहा था कि सपोज कीजिए कि अगर हमारे पास ऐसा ही एक और मीडियम हो लाइट के लिए, और उस पर नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से। ये नॉर्मल होगा। अगर लाइट की रे किसी खास एंगल पर आए, आके इस मीडियम पर टकराए और टकरा कर इस मीडियम में दाखिल हो जाए, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये लाइट की वेव अपने असल पाथ से हट चुकी है, अपने असल डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल से हट चुकी है। सो हम कह सकते हैं इसका डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल चेंज हो चुका है, लिहाजा ये रिफ्लेक्ट हो चुकी है। अब इस केस में मैंने इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया था कि ये बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये बनता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये नॉर्मल के साथ। सो स्टूडेंट्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो नॉर्मल के साथ बनता है, इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होना शर्त नहीं है। ये तो हो गया स्टूडेंट्स लाइट के केस में रिफ्रैक्शन। वाटर वेव्स के केस में रिफ्रैक्शन कैसे होगा रिपल टैंक में? मैंने बताया था वाटर वेव्स के केस में हमारे पास दो मीडियम्स हैं, एक डीप वाटर है और एक शैलो वाटर है। स्टूडेंट्स शैलो और डीप वाटर में क्या डिफरेंस था? स्टूडेंट्स डिफरेंस था वेवलेंथ और वेलोसिटी का। जो डीप वाटर था उसमें वेवलेंथ की वैल्यू इंक्रीज थी या ज़्यादा थी, और शैलो वाटर में वेवलेंथ की वैल्यू डिक्रीज हो चुकी थी। और स्टूडेंट्स ना सिर्फ वेवलेंथ बल्कि वेलोसिटी भी डिक्रीज हो चुकी थी, जबकि इस केस में वेवलेंथ के साथ साथ एंड वेलोसिटी वेलोसिटी भी इंक्रीज थी। सो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं एक ये वाला पोर्शन है इस डायग्राम में, ये वो पोर्शन है जहां पे वाटर डीप है। आप देख सकते हो कि वेवलेंथ की वैल्यू ज्यादा है और वेव स्पीड से आगे आगे निकल रही है, जबकि इस केस में देखो ये वेवलेंथ कम है और ये वेव थोड़ा सा पीछे भी रह चुकी हैं। सो लिहाजा दिस इज द शैलो वाटर, इसकी डेप्थ कम है। तो स्टूडेंट्स ये हमें किताब में कहाँ से मिलेगा? ये हमारे सामने। फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव वी रिपीट द अबव एक्सपेरिमेंट, ये लिखने की जरूरत नहीं है। वी रिपीट द अबव एक्सपेरिमेंट हमें आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है। Such that the boundary between the deep and shallow water is at some angle to the wavefront. आप देख सकते हो किसी खास एंगल पे, ये भी बीच में लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ वी विल ऑब्जर्व दैट इन एडिशन टू द चेंज इन वेवलेंथ, कि ना सिर्फ वेवलेंथ चेंज हो रही है, द वेव्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन एज वेल। ये वेव्स अपना डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, डायरेक्शन ऑफ पाथ भी चेंज कर रही हैं। और इसके स्टूडेंट्स रीजन मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे वेवलेंथ भी डिक्रीज कर जाती है इसी वजह से। सो नोट दैट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट। यहाँ पे हम जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है वो नॉर्मल टू द वेव फ्रंट लेते हैं, यानी ये जो एरोज लगे हुए हैं, ये एरोज ये डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट्स अपने असल से चेंज हो गए हैं, असल से बेंड हो चुके हैं। द चेंज ऑफ पाथ ऑफ वाटर वेव्स व्हाइल पासिंग फ्रॉम रीजन ऑफ डेप्थ वाटर टू द शैलो वाटर इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। तो इसे रिफ्रैक्शन बोलेंगे। यहाँ तक हमारी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी और ये डायग्राम भी हम ड्रॉ कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट था रिफ्रैक्शन के लिए। अब हम देखते हैं डायफ्रैक्शन में क्या होगा। तो स्टूडेंट्स ये डायफ्रैक्शन के लिए भी कुछ डेटा हमारे सामने है। डायफ्रैक्शन के लिए सबसे पहले हमें क्या चीज़ देखनी है स्टूडेंट्स? ऐसे ही जैसे हमने बाकियों के लिए स्टेटमेंट देखी थी, तो स्टेटमेंट क्या है डायफ्रैक्शन की, हम ड्यूरिंग लेक्चर डिस्कस भी कर चुके हैं। द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ द वेव्स अराउंड द शार्प एजेस और द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल्स और स्लिट इज कॉल्ड एज डायफ्रैक्शन। हमने इसी पॉइंट को एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी देखा था। हमने कहा था कि अगर ये स्ट्रेट आने वाली वाटर की वेव्स इस छोटे से होल में से पास करें तो आप देखते हैं कि ये बेंड हो जाती हैं। स्टूडेंट्स इनकी बेंडिंग का फिनोमेना, इनकी बेंडिंग का अमल डायफ्रैक्शन कहलाता है। सो स्टूडेंट्स ये डायग्राम भी आ जाएगी इसकी। डायग्राम के अलावा स्टूडेंट्स इसकी एक्सप्लेनेशन बुक में कहाँ अवेलेबल है? ये रही बुक में, बुक के पैराग्राफ की पिक्चर आपके सामने है। नाउ वी ऑब्जर्व द फिनोमेनन ऑफ डायफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स। अब हम देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं? डायफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स generate straight waves in ripple tank and place two obstacles, obstacle कहते हैं रुकावट को, in a line such a way that the separation between them is equal to the wavelength of water। यानी ये जो स्लिट्स
बनी है यहाँ पे, ये जो दो ओपनिंग बनी है इसकी लेंथ अगर आप देखें तो ये वेवलेंथ की लेंथ के बराबर है। जितनी वेवलेंथ है ये तकरीबन उतनी ही है। यहाँ प्रेफरेबली मैं आपको बता चुका था कि अगर आप चाहते हैं डायफ्रैक्शन हो तो शर्त क्या है स्टूडेंट्स, द स्लिट शुड बी इवन स्मॉलर देन द वेवलेंथ। तो आप देख सकते हो कि ये स्लिट जो है ये वेवलेंथ से भी तकरीबन थोड़ी सी छोटी है। उस केस में मैंने आपको बताया था कि वेवलेंथ जरा डायफ्रैक्शन जरा बेटर या शार्प होगी। तो आगे पढ़ते हैं। After passing through a small slit between the two obstacles, the wave will spread in every direction and change into almost a semicircular pattern. Diffraction of wave can only be observed clearly if the size of obstacle is comparable to the wavelength of wave. So students, ये हमारा इसका explanation का portion आ गया। और अगर आप अपना बहुत अच्छा इंप्रेशन डालना चाहते हो तो छोटा सा एक पॉइंट कंडीशन का भी लिख दोगे। कंडीशन में क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, याद करो, मैंने ड्यूरिंग लेक्चर भी ये पॉइंट बताया था कि हमने कहा था कि डायफ्रैक्शन उसी सूरत में होगी इफ वेवलेंथ इज इवन बिगर देन द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, यानी साइज ऑफ ऑब्स्टेकल उससे भी छोटा है। तो आप लिख सकते हो वेवलेंथ इज इवन ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्स्टेकल। तो स्टूडेंट्स ये आपका डायफ्रैक्शन का पोर्शन भी हो गया। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा इस चैप्टर का लास्ट रिव्यू क्वेश्चन। पढ़ते हैं क्या कहता है। Does increasing the frequency of the wave also increase its wavelength? यानी यहाँ पर हमसे पूछा ये जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में आखिर क्या रिलेशन है, क्या डायरेक्ट रिलेशन है। अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो क्या वेवलेंथ भी बढ़ेगी। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है, हाउ आर दीज क्वांटिटीज रिलेटेड। तो पूछा असल में यही जा रहा है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में आखिर ताल्लुक क्या है, रिलेशन क्या है स्टूडेंट्स। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। फाइंड आउट करने के लिए आपको एक ऐसा फॉर्मूला रिक्वायर्ड है जिसमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों हो। और स्टूडेंट्स वो फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। स्टूडेंट्स अब याद रखिएगा, इस बात को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। इन सेम मीडियम, एक ही मीडियम में रहते हुए, यानी कि अगर मीडियम चेंज ना किया जाए, एक स्पेसिफिक मीडियम में रहते हुए, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वेलोसिटी इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। किसी भी वेव की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो स्टूडेंट्स अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसे इक्वेशन नंबर 1 कहूँ, इसे इक्वेशन नंबर 2 कहूँ, तो इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। स्टूडेंट्स क्या बनेगा, हम कहेंगे ये v कांस्टेंट भी है और एफ लेमडा की इक्वल भी है, तो लिखा जा सकता है एफ लेमडा इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स यहां से f इधर रहने दें, लेमडा मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके कांस्टेंट के नीचे डिवाइड भी हो सकता है। सो f इज इक्वल्स टू कांस्टेंट ओवर लेमडा। इसका मतलब जानते हैं क्या है, इसका मतलब है f is inversely proportional to the wavelength। yes exactly स्टूडेंट्स, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में इनवर्स रिलेशन है। यानी कि अगर आप किसी भी वेव की वेवलेंथ को बढ़ाते चले जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होती चली जाएगी। जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी ही कम फ्रीक्वेंसी होगी। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, दे आर रिलेटेड इनवर्सली। स्टूडेंट्स हमारे रिव्यू क्वेश्चंस यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि कैसे हमने इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी सीखा, यानी हमने इन्हें अटैम्प्ट करना भी सीखा कि अगर हमें एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएंगे तो हम इन्हें बारी बारी अटैम्प्ट किस तरह से करेंगे। वंस अगेन मेरी एडवाइस, प्लीज़ इन तमाम क्वेश्चंस को आपने सिर्फ सुनना नहीं है, इनके नोट्स बनाते चले जाएं, इन्हें नोट डाउन करते चले जाएं, ताकि एग्ज़ाम डे में ये आपको एक नोट्स की सूरत में आपके अपने हैंडमेड नोट्स मिल जाएं और आप उन्हें ही देख के प्रेपरेशन कर लें। आपको फर्दर किसी और जगह पर परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। स्टूडेंट्स अपना बेइंतहा ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। खुदा हाफिज़।